एक बहुत ही अजीब सी गैस है जो हमारे बिजली ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए उपकरणों के अंदर इस्तेमाल होती है। हाँ, और वो कोई साधारण गैस नहीं है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 23,500 गुना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और अगर वो गैस किसी तरह हवा में लीक हो जाए तो हजारों सालों तक वायुमंडल में ही बनी रहती है। ये एक बहुत ही गंभीर और अदृश्य खतरा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा आपने। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे भारत का विशाल पावर ग्रिड खुद को इस खतरे से मुक्त कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अच्छा, अगर भारत के पावर ग्रिड को एक विशाल मानव शरीर मान ले तो आज हम सिर्फ उस दिल की बात नहीं कर रहे जो खून मेरा मतलब है ऊर्जा पंप करता है, बल्कि हम उन नसों की भी बात कर रहे हैं जो इस ऊर्जा को हर हिस्से तक सुरक्षित पहुंचाती है। यह शुरुआत करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। शुक्रिया। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार स्रोत हैं जिनमें जून 2026 तक की ताज़ा प्रेस विज्ञप्तियां शामिल हैं। हाँ, और साथ ही GE वोनोवा T&D इंडिया की वित्तीय वर्ष 24-25 की वार्षिक रिपोर्ट भी है। बिल्कुल, और कुछ उन्नत उत्पादों के तकनीकी दस्तावेज भी। इन स्रोतों के जरिए आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये कंपनी एनर्जी ट्रायलेमा को संतुलित कर रही है। हाँ, ये एनर्जी ट्रायलेमा सुनने में किसी विज्ञान कथा फिल्म का शब्द लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्या हम इसे 3 सरल शर्तों के त्रिकोण के रूप में देख सकते हैं? मतलब विश्वसनीयता, सामर्थ्य और स्थिरता। एकदम सटीक। इसे ऐसे ही समझना चाहिए। ऊर्जा साफ होनी चाहिए, आम इंसान के लिए सस्ती होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जब भी स्विच ऑन किया जाए बिजली मौजूद होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, राइट? जब हम ग्रिड में कोयले को हटाकर हवा और सूरज जैसी चीजों को जोड़ते हैं तो ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि हवा और सूरज हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो इसी पहेली को सुलझाने की शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां से ग्रिड में नया खून यानी नई ऊर्जा आ रही है। यानी जनरेशन या ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट्स। हाँ, स्रोतों में जून 2026 का एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है। पावरिका कंपनी के साथ गुजरात के बोटाड विंड फार्म का समझौता हुआ है। अरे हाँ, ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसमें 28 विंड टर्बाइन्स लगने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कोई साधारण टर्बाइन नहीं है। पहली बार भारत में बने 3.8 मेगावाट के वर्कहॉर्स टर्बाइन इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका रोटर 154 मीटर का है। ये 154 मीटर कितना मायने रखता है? देखिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। 154 मीटर का मतलब है कि टर्बाइन के ब्लेड का फैलाव लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान के बराबर है। बाप रे, 1.5 फुटबॉल मैदान, ये तो सच में विशाल है। हाँ, और इसे खास तौर पर भारत की धीमी हवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमारे यहाँ यूरोप जितनी तेज हवाएं नहीं चलती। अच्छा, तो ब्लेड्स को इतना बड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि वे धीमी हवा में भी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा सोख सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और वर्क हॉर्स का तो मतलब ही यही होता है, एक ऐसा उपकरण जो बिना थके लंबे समय तक भारी काम कर सके। समझ गई। एक और खास बात जो दस्तावेजों में है वो ये है कि इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ALMM सर्टिफिकेशन मिल चुका है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि सरकार के सबसे कड़े गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरी है। और अब इसे पुणे की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, राइट? बिल्कुल, और वो पुणे की फैक्ट्री हर साल 1500 मेगावाट तक के टरबाइन बना सकती है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली बात है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहाँ आता है। कैसा ट्विस्ट? देखिए, विंड टरबाइन लगा दिए, हवा से बिजली बन रही है, लेकिन हवा तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। हाँ, वो तो है। हवा अचानक रुक सकती है, रात में सूरज नहीं होता, तो जब ये प्राकृतिक स्रोत अचानक काम करना बंद कर दें, तो ग्रिड को ठप होने से कैसे बचाया जाता है? यहीं पर पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जादुई भूमिका शुरू होती है। जादुई? वो कैसे? स्रोतों में मई 2026 की एक घोषणा है। आंध्र प्रदेश के अपर सिलेरू में 1.35 गीगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। हाँ, MEIL के साथ मिलकर। मैंने पढ़ा था कि इसे दुनिया की सबसे विशाल बैटरी माना जा रहा है। बिल्कुल। GE वर्नोवा यहाँ 9 यूनिट्स लगा रही है। इसे सच में एक पानी की बैटरी कह सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। पानी की बैटरी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, पानी अपने आप में कोई केमिकल बैटरी तो है नहीं जैसे हमारे फोन्स में होती है। सही कहा।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हम गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पानी को ऊंचाई पर ले जाकर? एकदम सही निष्कर्ष है। इसके पीछे की फिजिक्स बहुत ही शानदार है। इसमें पानी के दो विशाल जलाशय होते हैं, एक पहाड़ पर और एक नीचे घाटी में। अच्छा, तो मान लीजिए दोपहर का समय है, हवा तेज है और सूरज भी चमक रहा है, ग्रिड में बहुत बिजली बन रही है। हाँ, लेकिन उस वक्त घरों में इतनी मांग नहीं है, तो उस अतिरिक्त बिजली को बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या किया जाए? शायद उसी बिजली का इस्तेमाल करके नीचे वाले जलाशय से पानी को ऊपर पंप कर दिया जाता है। बिल्कुल, उस पानी को ऊंचाई पर भेजकर असल में उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? और फिर शाम को जब सूरज ढल जाता है, हवा धीमी हो जाती है और हर कोई घर पहुंचकर एसी चालू करता है। यानी जब बिजली की मांग एकदम से बढ़ जाती है, हाँ, तब उसी जमा किए गए पानी को टरबाइन के जरिए तेजी से नीचे गिराया जाता है और चंद मिनटों में भारी मात्रा में बिजली वापस ग्रिड में आ जाती है। सच में ये तो गुरुत्वाकर्षण का बेहतरीन इस्तेमाल है। और अपर सेलेरू का ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर करीब 30 लाख घरों को रोशन करने की क्षमता रखेगा। ये ग्रिड के लिए संजीवनी है। मतलब ये एनर्जी ट्रायलेमा के विश्वसनीयता वाले हिस्से को पूरी तरह से हल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। वो क्या? हमने विशाल हाइड्रो बैटरी बना ली, बड़े टरबाइन लगा दिए, पर वो बिजली तो सुदूर जंगलों या पहाड़ों में बन रही है। हाँ, शहरों से बहुत दूर। अगर वो ऊर्जा दिल्ली या बैंगलोर तक पहुँचते पहुँचते तारों में ही नष्ट हो गई, तो ये सारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना? बिल्कुल। ट्रांसमिशन लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊर्जा पैदा करना तो केवल आधी लड़ाई है, असली चुनौती इसे सुरक्षित पहुंचाना है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत योजना के तहत ट्रांसमिशन में 9.2 ट्रिलियन रुपए के निवेश का रोड मैप तैयार किया है। 9.2 ट्रिलियन रुपए, ये रकम तो अभूतपूर्व है। हाँ, और इसी कड़ी में मई 2025 में GE वर्नोवा T&D इंडिया ने भी 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अच्छा, ये निवेश खास तौर पर चेन्नई और नोएडा में नई फैक्ट्री और लैब बनाने के लिए किया जा रहा है, राइट? बिल्कुल, और ये निवेश मुख्य रूप से HVDC और फैक्ट्स तकनीकों पर केंद्रित है। HVDC मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। हाँ, आमतौर पर पावर ग्रिड AC पर काम करता है, लेकिन जब बिजली हजारों किलोमीटर दूर ले जानी हो तो AC लाइनों में बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइनों को ऊर्जा का हाईवे मान लें, तो क्या HVDC एक बिना रुकावट वाला एक्सप्रेसवे है? ये तुलना एकदम सटीक है। HVDC बिजली को AC से DC में बदलता है, तेजी से ले जाता है और फिर शहर के पास वापस AC में बदल देता है। तो समझ गई। और चेन्नई में जो फैक्ट्री बन रही है वो इन्हीं HVDC सिस्टम्स के वाल्व्स बनाने के लिए है? बिल्कुल, ये वाल्व्स उस एक्सप्रेसवे के टोल गेट की तरह हैं जो ऊर्जा की दिशा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसवे तो समझ आ गया, लेकिन ये फैक्स क्या है? दस्तावेजों में इसे अस्थिरता से बचाने वाला सिस्टम बताया गया है। हाँ, फैक्स यानी फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम्स। और एक शब्द बार बार आया है, रिएक्टिव पावर। मैंने एक्टिव पावर तो सुना है जिससे पंखे चलते हैं, पर ये रिएक्टिव पावर क्या बला है? देखिए, इसे समझने के लिए एक कॉफी के कप का उदाहरण लेते हैं। जो कॉफी अंदर है वो एक्टिव पावर है, यही असली काम करती है। अच्छा। लेकिन उस कॉफी के ऊपर जो झाग होता है वो रिएक्टिव पावर है। झाग सीधे प्यास नहीं बुझाता, लेकिन कॉफी को सही जगह बनाए रखने में मदद करता है। अरे वाह, क्या बात है! मतलब रिएक्टिव पावर वो अदृश्य फोर्स है जो वोल्टेज को स्थिर रखता है। एकदम सही। अगर ग्रिड में अचानक वोल्टेज गिर जाए तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। जैसे अचानक हवा रुक जाए या बादल सोलर फार्म को ढक लें। बिल्कुल, इससे ग्रिड को एक जोरदार झटका लगता है, जैसे हाईवे पर 100 की स्पीड में अचानक कोई गड्ढा आ जाए। और यहीं पर ये फैक्ट्स तकनीक एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है ना? हाँ, ये मिलीसेकंड्स के भीतर ग्रिड में रिएक्टिव पावर डालकर वोल्टेज को तुरंत स्थिर कर देती है, जिससे ब्लैकआउट नहीं होता। ये सब सुनने में तो बहुत ही उन्नत तकनीक लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अक्सर व्यापारिक दुनिया में माना जाता है कि ग्रीन होना या पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाना बहुत महंगा सौदा है। हाँ, ये धारणा तो काफी आम है। लेकिन जब हम वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय नतीजे देखते हैं
तो वो इस धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं। आंकड़े वास्तव में हैरान करने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में कंपनी का राजस्व 42.9 बिलियन रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है। और उनका ऑर्डर बुक तो 126 बिलियन रुपए पार कर गया है। बिल्कुल, ये सीधे 102% का उछाल है। और उन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मुनाफे में 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। और कंपनी पूरी तरह से ऋण मुक्त भी है। इसे इकरा ICRA से अपग्रेडेड रेटिंग भी मिली है। तो एक तरफ इतनी महंगी तकनीक विकसित हो रही है और दूसरी तरफ कंपनी कर्ज मुक्त है। क्या इसका मतलब ये है कि अब सस्टेनेबिलिटी ही प्रॉफिटेबिलिटी ला रही है? ये एकदम सही विश्लेषण है। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ कोई कॉर्पोरेट जिम्मेदारी नहीं रह गई है, ये व्यापार का मुख्य आधार बन चुकी है। मतलब दुनिया भर की पावर कंपनियों पर कार्बन कम करने का भारी दबाव है। बिल्कुल, उन्हें हर हाल में अपने ग्रिड को साफ और आधुनिक बनाना है, और ये कंपनी उन्हें ठीक वही तकनीक दे रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वही तकनीक है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, SF6 मुक्त गैस वाला स्विच गियर। हाँ, SF6 गैस पूरी दुनिया के पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी, क्योंकि ये दशकों से उपकरणों के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, है ना? हाँ, इंसुलेशन और चिंगारी को बुझाने के लिए ये बहुत कारगर थी। लेकिन जैसा हमने बताया, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 30,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए कंपनी ने जो G3 तकनीक विकसित की है, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। अच्छा, तो ये तकनीक उस खतरनाक गैस को पूरी तरह से हटा देती है? बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि उपकरणों की क्षमता भी कम नहीं होती। ये कार्बन फुटप्रिंट को 99% तक कम कर देता है। अरे वाह, तभी यूरोप से लेकर भारत तक हर कंपनी इसी तकनीक को खरीदना चाह रही है। बिल्कुल, और यही कारण है कि उनकी ऑर्डर बुक इतनी तेजी से उछली है। और शायद यही वजह है कि ये तकनीक दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रही है। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि कुल राजस्व का 28% और ऑर्डर बुक का 30% सिर्फ निर्यात से आ रहा है। मतलब नेपाल, स्पेन, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया तक ये मेड इन इंडिया तकनीक भेजी जा रही है। जब कोई तकनीक भारत के 500 गीगावाट वाले विशाल लक्ष्य और यूरोप के ग्रीन ट्रांजिशन दोनों की मांग एक साथ पूरी करे तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। एक और चीज जो इन उपकरणों को इतना खास बना रही है, वो केवल हार्डवेयर नहीं बल्कि उनका सॉफ्टवेयर भी है। आप ग्रिड बीट्स और ग्रिड OS की बात कर रही हैं? हाँ, दस्तावेजों में इनका बार बार उल्लेख है। देखिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद उन्नत दिमाग चाहिए। ये सॉफ्टवेयर ग्रिड का डिजिटल नर्वस सिस्टम है, जो AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, ये हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करता है और खराबी होने से पहले ही बता देता है कि ग्रिड में कहाँ दिक्कत आने वाली है। ये तो ऐसा है जैसे ग्रिड को भविष्य देखने की शक्ति मिल गई हो, है ना? और यही वो असली इंजीनियरिंग है जो एनर्जी ट्राइलेमा को संतुलित करती है। आप पर्यावरण बचा रहे हैं, ग्रिड स्थिर कर रहे हैं, और वो भी स्थानीय सप्लाई चेन से। अगर इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये चर्चा केवल टरबाइन ब्लेड्स या पानी की बैटरियों की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे स्थानीय निर्माण और नयापन मिलकर हमारे पावर सेक्टर को पूरी तरह से बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये जमीन पर सच में लागू हो रहा है। हाँ, इसी बुनियादी ढांचे पर हमारे भविष्य की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और ये समझना हम सबके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चाहे हम घर में AC चलाएं, लैपटॉप चार्ज करें या कल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं, वो सब इसी अदृश्य ग्रिड सिस्टम पर निर्भर है। बिल्कुल, अगर ये ग्रिड सुरक्षित और स्मार्ट नहीं होगा तो कोई भी आधुनिक सुविधा काम नहीं करेगी। सही कहा आपने। हाँ, चर्चा के अंत में एक विचार जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है, अगर आज हम इन बड़े विंड फार्म्स को स्मार्ट ग्रिड से जोड़ रहे हैं, तो सोचिए 2040 के दशक में क्या होगा, जब लाखों घरों की अपनी सोलर छतें होंगी और गैरेज में खड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी एक छोटी बैटरी की तरह काम करेगी। ये तो ऊर्जा का सबसे रोमांचक भविष्य है। बिल्कुल, तब ये घर और गाड़ियां खुद छोटे छोटे पावर प्लांट बन जाएंगे। तब शायद बिजली एक तरफ नहीं बहेगी, वो टू वे स्ट्रीट बन जाएगी। हाँ, जहाँ उपभोक्ता सिर्फ बिजली खरीदेगा नहीं बल्कि वापस ग्रिड को बेचेगा भी। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या तब हमें बहुत बड़े केंद्रीय पावर प्लांट्स की उतनी जरूरत पड़ेगी, या पूरा देश एक बड़े डिसेंट्रलाइज्ड वेब की तरह काम करेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और तब इन स्मार्ट कंट्रोलर्स का काम और भी विशाल हो जाएगा। एकदम सही। तो अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन किया जाए तो उस अदृश्य लेकिन बेहद जटिल नेटवर्क के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए जो उस एक क्लिक के पीछे काम कर रहा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।